हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज सीए राजेंद्र अरोड़ा और आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हमारे दोस्त सीए युगल गोयल भी जुड़े हुए हैं। वेलकम युगल जी। थैंक यू सर। आज का जो टॉपिक है हमारा वो सम्मन्स के ऊपर है और हम दोनों ने मिलकर एक छोटा सा वीडियो बनाने का सोचा और इनफैक्ट हम इसके ऊपर एक आर्टिकल भी लिख रहे हैं, वो जो कि डिटेल्ड आर्टिकल जो कि जल्दी आपको पब्लिक डोमेन में भी मिलेगा। सबसे पहले जो है ये सेक्शन 70 के सम्मन्स के ऊपर आज का हमारा वीडियो है। सेक्शन 70 का जो सम्मन है वो किसी भी पर्सन को किसी भी इंक्वायरी के दौरान दिया जा सकता है बाय द प्रॉपर ऑफिसर, और जो है वो किसी भी पर्सन को दिया जा सकता है। तो इसका अर्थ है कि चाहे वो रजिस्टर्ड पर्सन हो या अनरजिस्टर्ड पर्सन हो, कोई भी व्यक्ति हो, उसको ये सम्मन जो है सेक्शन 70 का दिया जा सकता है। ये सम्मन जो है दोस्तों स्टेटमेंट ऑन ओथ होता है और एक जुडिशियल प्रोसीडिंग्स की तरह ये सारी प्रोसीडिंग्स होती हैं और इसमें सेक्शन 192 एंड 228 ऑफ आईपीसी इंडियन पीनल कोड में लगते हैं। ये 192 और 228 क्या है? 192 जो है वो बताता है कि पनिशमेंट फॉर फॉल्स एविडेंस, और 228 ये कहता है कि अगर आपने इंटेंशनल इंसल्ट किया है या इंटरप्शन किया है पब्लिक सर्वेंट के काम में जो कि सिटिंग इन द जुडिशियल प्रोसीडिंग्स हैं, तो इन दोनों सेक्शंस ऑफ आईपीसी के अंतर्गत जो है सेक्शन 70 ऑफ सीजीएसटी की जुडिशियल प्रोसीडिंग्स को किया जाता है। इसके आगे मैं युगल से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमें ये बताएं कि जिस पर्सन को सम्मन किया गया है उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जिस पर्सन को सर समन्स किया गया है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे पहली है कि वो लीगली बाउंड है, उसे उस चीज को आंसर करना पड़ेगा आइदर इन पर्सन और बाय हिज ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव। रिस्पॉन्सिबिलिटी समन्स में है कि जो भी आप बोलोगे, जो भी आप स्टेट करोगे अपना स्टेटमेंट, वो ट्रुथ होना चाहिए, क्योंकि वो स्टेटमेंट ऑन ओथ होता है, तो वो आपके अगेंस्ट यूज किया जा सकता है। आपके स्टेटमेंट को फर्दर जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में यूज किया जा सकता है। और थर्ड थिंग कि वो एग्जामिन करके जो आपने स्टेटमेंट में बोला वो एग्जामिन करके, और जो डॉक्यूमेंट्स आप एविडेंस शो करोगे कि हमने ये काम किया है या हमने ये काम नहीं किया है, दोनों में से जो भी आपका पर्सपेक्टिव होगा उसे यूज करके आप जो टैक्स ऑफिसर है, प्रॉपर ऑफिसर है, वो फर्दर प्रोसीड करता है। ओके। आगे जो है वो ये सिचुएशन होगी कि अगर जिसको भी सम्मन किया गया है वो अपेयर नहीं होता है दोस्तों, तो क्या होगा उस केस में? अगर वो रीजनेबल जस्टिफिकेशन के बिना अपेयर नहीं होता है तो उसके ऊपर आईपीसी की बहुत सारी धाराएं लगाई जा सकती हैं। जैसे कि अगर वो रीजनेबल जस्टिफिकेशन के बिना अपेयर नहीं होता तो सेक्शन 172 ऑफ आईपीसी लगता है। फिर अगर वो एब्सकॉन्ड हो जाता है टू रिसीव द नोटिस, ही अवॉइड्स टू रिसीव द समन, तो सेक्शन 172 ऑफ आईपीसी के अंदर उसके ऊपर प्रोसिक्यूशन किया जा सकता है। फिर अगर वो प्रोड्यूस नहीं करता जो भी उससे मांगा गया है, डॉक्यूमेंट्स या रिकॉर्ड्स या अदर थिंग्स, तो उसके ऊपर सेक्शन 175 ऑफ आईपीसी के अंदर प्रोसिक्यूशन किया जा सकता है। अगर वो फॉल्स एविडेंस प्रोड्यूस करता है तो सेक्शन 193 के अंदर उसके ऊपर प्रोसिक्यूशन किया जा सकता है, उसके ऊपर मुकदमा चलाया जा सकता है। और साथ ही साथ सीजीएसटी एक्ट में भी अगर वो अपेयर नहीं होता है तो सेक्शन 122 में जनरल पेनल्टी के रूप में उसके ऊपर 25,000 रुपए प्रति कानून, मतलब 50,000 रुपए की पेनल्टी भी लगाई जा सकती है। लेकिन हालांकि मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहूंगा कि ये पेनल्टी तभी लग सकती है जब शो कॉज नोटिस उसके ऊपर इशू होगा, अदरवाइज बिना शो कॉज के पेनल्टी इंपोज नहीं हो सकती। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस फॉलो नहीं होगा। आगे मैं रिक्वेस्ट करूंगा युगल से कि हमें ये बताएं कि क्या कोई गाइडलाइंस सीबीआईसी के द्वारा इशूड है कि जिनका ध्यान रखना जरूरी है व्हाइल इशूइंग द समन्स बाय द डिपार्टमेंट। जी सर, कुछ गाइडलाइंस एक्साइज के टाइम पे प्री जीएसटी रिजीम में डिपार्टमेंट ने इशू करी थी टू मेंटेन अ प्रॉपर प्रैक्टिस, एक प्रॉपर डिसिप्लिन प्रैक्टिस को फॉलो करने के लिए। जीएसटी में ऐसा नहीं है अभी तक, बट हाँ ये गाइडलाइंस हम प्रैक्टिकली देखते हैं फॉलो होती है। जैसे कि गाइडलाइंस कुछ ऐसे हैं कि समन्स विल बी ट्रीटेड एज अ लास्ट रिसोर्ट, जहां पे एसएससी कॉपरेट नहीं करते हैं या फिर आपने मल्टीपल नोटिस भेजे हुए हैं और वो आपके बुलावे पे आ ही नहीं रहे हैं, ठीक है, तो वहां पे आपको समन्स इशू करना है एज अ मैटर ऑफ, ऐसा नहीं कि आपने फर्स्ट इंक्वायरी करनी थी और उसके लिए आपने समन्स इशू कर दिया। समन्स की लैंग्वेज जो भी होगी वो एक नॉर्मल लैंग्वेज होगी, कोई लीगल या हार्श लैंग्वेज नहीं होगी। जैसे हम प्रैक्टिकली देखते हैं जब समन्स इशू होते हैं तो बहुत लीगल लैंग्वेज यूज करता है डिपार्टमेंट, जिससे कि अननेसेसरी स्ट्रेस क्रिएट हो जाता है।
थर्ड गाइडलाइंस इज जो भी सुपरिटेंडेंट एक प्रॉपर ऑफिसर जो है जीएसटी के अंदर जो समन्स इशू कर सकता है, वो उस सुपरिटेंडेंट को एक असिस्टेंट कमिश्नर या उससे ऊपर के लेवल के ऑफिसर्स की एक परमिशन लेनी होगी विद द रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग। और सबसे लास्ट पार्ट है कि कोई भी सीनियर मैनेजमेंट ऑफिसर से, अगर हम किसी कंपनी की या किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं, तो किसी सीनियर मैनेजमेंट ऑफिशियल को, जैसे सीईओ सीएफओ या वो है, उसे नहीं बुला सकते हैं आप। एक नॉर्मल अकाउंट्स ऑफिसर को बुला सकते हैं, क्योंकि एक सीनियर मैनेजमेंट ऑफिशियल के पास बाकी जिम्मेदारियां भी होती हैं, मतलब। और ऐसा भी देखा गया है, समन्स के टाइम पे आप उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं कर रहे हो, एज अ मैटर ऑफ स्ट्रेटजी आपसे लॉन्ग वर्किंग आवर्स बैठा रहे हो, तो एक सीनियर मैनेजमेंट ऑफिशियल के पास इतना टाइम नहीं होता है, और गवर्नमेंट या डिपार्टमेंट इस बात को मानता है, तो उन्होंने इस चीज के लिए गाइडलाइंस में से माना भी है या डाला भी हुआ है। जी उसके सर। साथ साथ युगल, जो सीनियर मैनेजमेंट के लिए सम्मन्स की बात की गई है, उसमें कहीं ना कहीं ये बात कही गई है कि उसको एक तब आप इन्वॉल्व करें, उसको सम्मन करें सीनियर मैनेजमेंट को, जब आपको लगता है कि किसी डिसीजन मेकिंग में सीनियर मैनेजमेंट का हाथ होगा, जिसकी वजह से रेवेन्यू को कोई नुकसान है, तो तभी आप सम्मन करें सीनियर मैनेजमेंट को, अदरवाइज सम्मन आप ना करें। बहुत अच्छी बात है। हाँ जी और सर। इनफैक्ट एक और बात है कि जो सम्मन्स जो है, मेरे हिसाब से वो ऑफिस आवर्स में रिकॉर्ड किए जाने चाहिए, अनलेस की कहीं और कोई स्थिति ना हो, कोई और कंपेलिंग या प्रेसिंग रीजन ना हो। और कुछ प्रिकॉशन स्टेटमेंट देते हुए मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, कि आप जब भी स्टेटमेंट दें तो साइन करने से पहले उसको केयरफुली रीड करें, और ये देखें कि जो आपके फेवरेबल इश्यूज थे, जो आपने बोले थे, वो सब स्टेटमेंट में लिखे हैं या नहीं है। प्रेफरेबली मैं समझता हूं कि इट इज बेनिफिशियल फॉर द पर्सन टू whom summons are given, एंड डिपार्टमेंट की उसको राइटिंग में ही होना चाहिए, जिसका स्टेटमेंट है उसकी हैंड राइटिंग में ही होना चाहिए प्रेफरेबली। साथ ही साथ जब आप स्टेटमेंट सबमिट करते हैं, तो एज समनी आपका अधिकार है कॉपी लेने का। अगर आपको कॉपी नहीं दी जाती है, तो आप इमीडिएटली उसको कोशिश करें कि जो भी आपके सवाल और जवाब थे उनको नोट डाउन कर लें फॉर द फ्यूचर रेफरेंसेस। और दूसरी बात जो है, वो स्टेटमेंट जो है आपके ऊपर लीगली बाइंडिंग है, आप इस बात का जरूर ध्यान रखें। साथ ही साथ ये स्टेटमेंट जो है फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए रिलाइड अपॉन डॉक्यूमेंट माना जा सकता है, फर्दर शो कॉज के लिए माना जा सकता है रिलाइड अपॉन डॉक्यूमेंट। और जब अगर मान लीजिए ये रिलाइड अपॉन डॉक्यूमेंट बनता है फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए या शो कॉज के लिए, तो जिसकी ये स्टेटमेंट है उसको क्रॉस एग्जामिन भी किया जा सकता है उस व्यक्ति या उस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जिसके अगेंस्ट वो स्टेटमेंट दी गई है। तो ये सब बेसिक बातें थी जो हमें लगा सम्मन्स के ऊपर आपको ध्यान रखने योग्य है। आप जब कभी भी सम्मन्स में कहीं भी इन्वॉल्व हो, तो इस बात का आप ध्यान रखें बातों का, और हम कोशिश करेंगे इसके ऊपर और थोड़ा सा रिसर्च और करके आपके सामने कुछ चीजों को और लेकर आए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको हमारी वीडियो देखने का, और थैंक यू युगल फॉर ज्वाइनिंग अस, एंड you are now very much integral part of our this entire endeavor of GST की राह में आपका दोस्त। Thank you for joining. Thanks viewers for माय प्लेजर सर। watching this. Thank you.